हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। भूगोल का ये चैप्टर 5 है। इसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इस वीडियो लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हमें शुरू करना है अभ्रक से। तो अभ्रक के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो पतली प्लेटों के कई लेयरों से बना होता है। कुछ ही सेंटीमीटर अभ्रक से हजारों परत मिल सकती हैं। अभ्रक के पास उच्च डाई इलेक्ट्रिक शक्ति, निम्न ऊर्जा ह्रास फैक्टर, इंसुलेशन प्रॉपर्टी व हाई उच्च वोल्टेज से रेजिस्टेंस की शक्ति होती है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट खनिज है। ये लेयर बाय लेयर कई लेयरों में बना होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। ये इसके कई लेयर हैं। तो ये जो है अभ्रक हमारा ये लेयर में बटा रहता है। इसके एक ही परत में हजारों हमको लेयरें इसकी दिख सकती हैं। ये उच्च डाई इलेक्ट्रिक शक्ति, निम्न ऊर्जा ह्रास फैक्टर, इंसुलेशन प्रॉपर्टी व हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस की शक्ति इसमें होती है। इसीलिए इसको विद्युत उपयोग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग विद्युत क्षेत्र में ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। जो हमारा अभ्रक का भंडार है वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट अभ्रक का मुख्य उत्पादन है। और झारखंड में जो हमारा कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट है, ये भी अभ्रक का बहुत मुख्य उत्पादन है। आगे देखते हैं। अभ्रक का उत्पादन राजस्थान के अजमेर व आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी होता है। अभ्रक का जो उत्पादन है राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, इन क्षेत्रों में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। और हमने आज जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज थे, खनिज थे, उनको पढ़ लिया है। और अब हम लोग खनन से दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे कि जब हम लोग खुदाई करके कोई भी खनिज निकालते हैं तो उससे क्या हमें नुकसान होता है, क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खानों में काम करने वाले मजदूरों व आसपास रहने वाले लोगों वाले यहाँ पे 2 बार लिख गया है। तो रहने वाले लोगों के लिए खनन एक घातक उद्योग है। खनिकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो वहाँ हमारे खान में जो मजदूर खुदाई करते हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको नैसर्गिक रोशनी, यानी कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी नहीं मिल पाती है। उनको जो है वो जो हमारा LED बल्ब होता है उसी के सहायता से वो खोदते हैं अंदर तक। खानों में हमेशा छत गिरने, पानी भरने, आग लगने आदि का खतरा बना रहता है। और हम आगे के एक चित्र में आपको दिखाने वाले हैं कि एक बार एक जगह आग लग गई थी। तो आप यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आग लग गई है। आगे के बारे में बात करते हैं। तो खनन के आसपास के इलाकों में धूल की भारी समस्या होती है। खनन के जहाँ पे खुदाई होती है उसके आसपास रहने वाले जो इलाके हैं उनमें लोग जो आसपास रहते हैं वो उनकी सड़कें, मकान, वो सब धूल से भरे होते हैं। खानों में निकलने वाली स्लरी से सड़कों व खेतों को नुकसान पहुंचता है। जो खान से जो हमारी स्लरी निकलती है, यानी कि जब हम लोग खनिज को निकाल लेते हैं उसके बाद जो उसका अयस्क को शुद्ध करने के बाद जो उसकी गंदगी बचती है उसको सड़कों व खेतों पर डाल देते हैं। इससे उनको नुकसान पहुंचता है। इन इलाकों में घर व कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं। इन साइड में जो हमारे घर हैं और कपड़े हैं ये सब बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। खनन वाले क्षेत्रों में सांस की बीमारी के केस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि उनको ज़मीन के अंदर ही रहकर खोदना पड़ता है, तो इसलिए उनको सांस की बीमारी भी हो जाती है। इन अक्सर केस जो सांस की बीमारी के हैं वो खनन वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। आगे के संदर्भ में बात करते हैं। अब हम लोगों ने खनन के दुष्प्रभाव को भी जान लिया और अब खनिजों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं।
तो खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे खनिज हैं वह कहीं जब उनका एक जगह उत्पादन होता है तो एक बार वह बन जाते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। इसके बाद अगर उनको दोबारा बनाना हो तो उनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है कि हमने ये सामान डाला और हमें खनिज की प्राप्ति हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। जो हमारे खनिज हैं वो अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में है। हमने आपको पहले पाठ में और पहले लेक्चर में ही बताया था कि अनवीकरणीय संसाधन क्या हैं। तो वह संसाधन जिनके गुणवत्ता और मात्रा का निश्चय कर लिया गया है और जो उनके वो कितने वर्ष तक अभी और रहेंगे, इनके बारे में और इनके संदर्भ में वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है। और अब ये ज़्यादा दिन तक ये संसाधन नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस, ये सब हैं, डीजल, ये सब अनवीकरणीय श्रेणी में आते हैं। और इसी तरह हमारे ये भी खनिज भी हैं, ये भी अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो जिस तेज़ी से खनिजों का उपयोग हो रहा है उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भ्रमण अत्यंत धीमा हो रहा है। इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। और जिस तेज़ी से हम लोग खनिज का उपयोग कर रहे हैं उस तेज़ी से खनिज हमारा भर नहीं पा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खनिज की उत्पत्ति हो नहीं पा रही है। तो इसलिए हमें खनिज का संरक्षण करना आवश्यक है। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो वह संसाधन जिनका हम उपयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं तथा आज भी इनका उपयोग कर रहे हैं, परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ये हमारे परंपरा से जुड़े हैं, हम इनका सदियों से इनका उपयोग करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। और गैर परंपरागत संसाधन वह हैं जिनका उपयोग हमने अभी करना शुरू किया है, जैसे सौर ऊर्जा। ये एक जल्दी के प्लान के अनुसार सौर ऊर्जा को भी की उत्पत्ति की गई है। आणविक ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आगे के बारे में बात करते हैं हम लोग, जलावन और उपले के संदर्भ में बात करेंगे। तो हमारे गांव में अक्सर आप लोग अगर गांव के अगर कोई होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे गांव की जो औरतें हैं वो कुछ लोग अभी भी भोजन जो है आग से बनाती हैं। तो आग में इस प्रकार के उपले और जलावन यानी कि लकड़ियों का काम लगता है। तो वह लोग अभी भी लकड़ियों से और जलावन से अभी भी अपना काम करती हैं। तो अनुमानित आंकड़े के अनुसार ग्रामीण घरों की ऊर्जा का 70% ज़रूरत जलावन व उपले पूरे करते हैं। ये वैसे हमारा ये पुराना आंकड़ा है। तो पुराने आंकड़े के अनुसार जो 70% जो ज़रूरतें हैं वो जलावन और उपले पूरे करते हैं, यानी कि 70% लोग जलावन और उपले से खाना बनाते हैं। जंगलों के तेज़ी से कटने के कारण जलावन की लकड़ियाँ मिलना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। जो जलावन की लकड़ियाँ हैं वो जंगल बहुत जल्दी से कट रहे हैं, तो इसलिए उन्हें मिलना मुश्किल हो रहा है। यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाए तो वह उपले बनाने से अधिक लाभप्रद होगा। और हम लोग गोबर से हम लोग उपले बनाते हैं और उपले से हम लोग खाना बनाते हैं, तो जो उससे धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो हम लोगों को गोबर का इस्तेमाल करके खाद बनाना चाहिए, उपले नहीं बनाना चाहिए। उपले से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि उपलों का इस्तेमाल कम हो, इसलिए हमें उपलों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आपके समक्ष ये उपले का ये चित्र आपको दिख रहा है, ये उपले का चित्र है। आगे देखते हैं, कोयला के संदर्भ में बात करते हैं। कोयला भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में कोयला बहुत मात्रा में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो हमारा होता है वो जीवाश्म ईंधन से बनता है। इसका उपयोग बिजली बनाने के घरेलू कामों में होता है। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में जो वाणिज्यिक ऊर्जा है, यानी कि जिसका हम लोग ट्रेड करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो जो ऊर्जा है वो हमारी कोयला से है। कोयला का हम लोग व्यापार करते हैं।
संपीड़न की मात्रा, गहराई, समय के अनुसार कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला को संपीड़न की मात्रा के आधार पर, गहराई के आधार पर, समय के आधार पर, इनके आधार पर इनको 4 भाग में बांटा गया है। पहला है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, तीसरा है बिटुमिनस कोयला और चौथा है एंथ्रासाइट कोयला। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी कोयले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीट और लिग्नाइट कोयला के बारे में बात करेंगे। तो पीट हमारा बहुत ही कम गुणवत्ता वाला कोयला है। नमी की इसमें उपलब्धता होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे क्वालिटी का कोयला नहीं होता है। आप सबके समक्ष ये पीट कोयला यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत अच्छे किस्म का नहीं होता है। आगे लिग्नाइट की बात करते हैं तो यह मुलायम होता है और इसमें भी नमी होती है, यानी कि नमी की मात्रा इसमें भी होती है, लेकिन नमी की जो उपलब्धता है वो पीट से इसमें कम होती है। पीट की अपेक्षा इसमें कम नमी होती है। यह एक निम्न दर्जे का भूरा कोयला है। यह भी यहाँ पे आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यह भी एक निम्न दर्जे का कोयला है। तो आगे के संदर्भ में बात करते हैं। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नैवेली में हैं। तमिलनाडु के नैवेली में लिग्नाइट के मुख्य भंडार हैं। इस प्रकार के कोयला का उपयोग बिजली बनाने में होता है और जो कोयला का और लिग्नाइट कोयला का मुख्य रूप से उपयोग हम बिजली बनाने में करते हैं। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला ये काफ़ी अच्छा किस्म का कोयला होता है। जो कोयला उच्च तापमान व अधिक गहराई में बना होता है बिटुमिनस कोयला कहलाता है। यह उच्च तापमान में और अधिक गहराई में बना होता है। वाणिज्यिक इस्तेमाल की दृष्टि से भारत का सबसे लोकप्रिय कोयला माना जाता है, यानी कि बिटुमिनस कोयले का ही हम लोग व्यापार करते हैं। इसी के व्यापार के लिए हम लोग बिटुमिनस कोयला का यूज करते हैं। इस कोयले को लोहा उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है। लोहा उद्योग में जब लोहा का प्रगलन करना होता है, लोहा को गलाना होता है, तो इसके लिए बिटुमिनस कोयला का ही हम लोग उपयोग करते हैं। बिटुमिनस कोयला जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा का होता है। इसके बाद एक और प्रकार का कोयला है, ये है एंथ्रासाइट, और ये सबसे अच्छी ग्रेड का, हाई ग्रेड का ये कोयला है। यह कोयला राख में परिवर्तित हो जाता है, इसका भार घट जाता है। ये अच्छा कोयला है कि जब इसको हम जला देते हैं तो ये राख में परिवर्तित हो जाता है और इसका भार भी घट जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा किस्म का कोयला है। आगे के बारे में बात करते हैं। कोयला के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में पाए जाने वाले कोयला 2 मुख्य भूगर्भीय युगों की चट्टानों की परतों में मिलता है। 2 मुख्य भूगर्भीय युगों की चट्टानों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं। गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और टर्सरी निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। हमारे यहाँ 2 प्रकार का कोयला है, एक है गोंडवाना कोयला का निर्माण और एक है टर्सरी निक्षेप के कोयले का निर्माण। ये दो हमारे पार्ट हैं। इन 2 पार्टों में कोयले का निर्माण हुआ है। तो एक में 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है और इसमें एक में 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी हैं। इस बेल्ट में झरिया, रानीगंज व बोकारो में कोयले की मुख्य खदानें हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा घाटियों में कोयले का भंडार है। आगे के बारे में बात करते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सब आपको नोट्स के रूप में लिख लेना है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टर्शियरी कोयला पूर्वोत्तर के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है और जो ये टर्शियरी निक्षेप का कोयला है ये पूर्वोत्तर के मेघालय, यानी कि मेघालय हमारा इस साइड में पड़ेगा, और असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। आगे के बाद में बात करते हैं कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र रहे। ये इनका मैपिंग यहाँ पे किया गया है। आगे देखते हैं। आगे हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। तो कोयला के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है पेट्रोलियम, यानी कि कोयला के बाद जो दूसरे नंबर पे ऊर्जा के लिए यूज किया गया जो हमारा रिसोर्स है, संसाधन है, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी हमारे यहाँ भारी मात्रा में उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल कई कार्यों के लिए ऊर्जा के स्रोत में होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में होता है। कई उद्योग में पेट्रोलियम उत्पाद का इस्तेमाल कच्चे माल के तरफ भी होता है। उदाहरण के लिए इसमें प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स आदि, दवाई
और टेक्सटाइल लगाने में और प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक प्रगलन में पेट्रोलियम का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। भारत में पाए जाने वाला पेट्रोलियम टर्शियरी चट्टानों की अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। जो भारत में जो मुख्य रूप से जो हमारा पेट्रोलियम पाया जाता है वो टर्शियरी चट्टानों की अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। आगे पेट्रोलियम के बारे में कुछ और बात करते हैं। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है, 18% गुजरात से, 13% असम से आता है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र अंकलेश्वर है। 63% पेट्रोलियम का शेयर लेके हमारा ये मुंबई यहाँ पे हाजिर है। 18% गुजरात और 13% असम, यही मुख्य क्षेत्र रहे जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र है अंकलेश्वर, और गुजरात का अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत अच्छी मात्रा में पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक असम है। असम के दिग्बोई क्षेत्र में बहुत पहले से ही यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा था। असम के मुख्य तेल के कुएं दिग्बोई, नहरकटिया, मोरनगंज, हुगरीजन में है। दिग्बोई में है और नहरकटिया में है और मोरन हुगरीजन में है। ये तीन हमारे 1, 2 और 3 ये तीन हमारे मुख्य क्षेत्र रहे जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं तो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की सरंध परतों में तेल पाया जाता है जो बाहर भी बह सकता है। जो चूना पत्थर है और जो बलुआ पत्थर है उसकी सरंध की परतों में तेल पाया जाता है और वो बाहर बह जाता है, लेकिन बीच बीच में स्थित असरंध परतें इस तेल को रिसने से रोकती हैं। यहाँ पे तेल कैसे निकलता है उसके बारे में बात की जा रही है। जो हमारी सरंध परतें होती हैं वहाँ से तेल बाहर बह सकता है, लेकिन जो असरंध परतें होती हैं ये रिसने से तेल को रोकती हैं। जब हमारा तेल ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी सरंध परतों के थ्रू बाहर निकलने लगता है और तब वहाँ से पता लग जाता है कि यहाँ तेल है, तो उसकी खुदाई कर ली जाती है। इसके अलावा सरंध व असरंध परतों के बीच फाल्ट में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। जो सरंध परतें और असरंध परतें हैं उनके बीच फाल्ट जो होते हैं उनमें भी पेट्रोलियम की उपलब्धता होती है। हल्की होने के कारण गैस सामान्यतः तेल के ऊपर पाई जाती है। गैस जो है वो तेल के ऊपर पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये हैं हमारे भारत में पेट्रोलियम के मुख्य क्षेत्र। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इंडियन ऑयल का फैक्ट्री है, कहीं रिलायंस का है, कहीं कुछ का है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये यहाँ के पेट्रोलियम तक की बात को कर लिया है और ये चित्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में इतनी तथ्य आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इससे कुछ जानकारी हासिल करें। और 10th में बोर्ड होने वाला है तो आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना है। इस नोट्स को आप लिख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।